Yeah. We should start. Sir, just give me a sec, okay? Okay, sir, you can start. स्टार्ट हो गया जी। साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर आरपी त्रिपाठी राज शिक्षा केंद्र भोपाल की ओर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूं। मैं स्वागत कर रहा हूं आईसर की टीम का, जिसके नोडल अधिकारी डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव जी हैं। सर आज के डॉक्टर मेघा बागड़िया जी हैं, मैं उनका भी हृदय से स्वागत कर रहा हूं। साथ में मैं स्वागत कर रहा हूं मैं अपने डाइट की फैकल्टी का, जो नियमित रूप से हमारे कार्यक्रम में जुड़ते हैं, बीआरसी, बीएसी, सीएसी शिक्षक साथियों एवं विद्यार्थियों का, जो हमारे इस कार्यक्रम में उत्सुकता के साथ जुड़ते हैं और इसकी प्रतीक्षा करते हैं। निश्चित ही विद्यार्थियों, मैं ये कार्यक्रम लाने में हम लोग थोड़ा सा 2 सप्ताह अवकाश के कारण नहीं ला पाए थे, आज लाए। और ये आईसर का व्याख्यान है जिसमें निश्चित ही आप लाभान्वित होंगे बेहतर तरीके से। और आप लोग इसको लाइव देखिए। यदि कतिपय कारण से आप लाइव नहीं देख पा रहे हैं तो बाद में भी आप सुबह शाम कभी भी अपने विद्यार्थियों को आप लोग आईसर के यूट्यूब चैनल पर जा करके इसी प्रोग्राम को आप कभी भी दिखा सकते हैं। विद्यार्थियों को जरूर जोड़िए, अधिक से अधिक इसका प्रचार प्रसार करिए ताकि हमारे विद्यार्थी शिक्षक इस कार्यक्रम से लाभान्वित हो सके। मैं पुनः एक बार आईसर की टीम का स्वागत करता हूं और आगे की कार्रवाई के लिए उनको इनवाइट करता हूं, प्लीज। हाँ, नमस्कार साथियों, या हमारे साथ जुड़ने के लिए एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और हमें बहुत प्रसन्नता रहती है जब हम आप लोगों के साथ शुक्रवार की शाम को जुड़ते हैं और एक नए नए विषयों पर हम लोग यहाँ पे संवाद करते हैं। हम लोगों का प्रयास रहता है कि हम आपके लिए बहुत ही प्रखर वक्ता लेकर के आए, और आज हमारे साथ एक ऐसी ही प्रखर वक्ता हमारे साथ हैं जो कि हमारे ही आईसर भोपाल में डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी हैं, और उनका नाम है डॉक्टर मेघा वगाड़िया। डॉक्टर वगाड़िया के बारे में मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। वो हमारे यहाँ के भौतिकी विज्ञान विभाग में कार्यरत हैं एज डीएसटी इंस्पायर फैकल्टी, और उनका जो रिसर्च का एरिया है वो है एक्सपेरिमेंटल कंडेंस्ड मैटर फिजिक्स, जिसमें कि हम ठोस चीजों के बारे में अध्ययन करते हैं, और उसमें विशेषकर वो कुछ ऑक्साइड मटेरियल्स बनाती हैं और उसको पूरा उसके बारे में गहन अध्ययन करती हैं, जिसका उपयोग नए तरह से इंफॉर्मेशन स्टोरेज के लिए होता है। आजकल जिस तरह से हम कंप्यूटर्स में इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे हैं वो धीरे धीरे अपनी लिमिट्स में पहुंचता जा रहा है, और डॉक्टर वगाड़िया का जो काम है वो इस तरफ इंगित करता है कि किस तरह से हम फ्यूचर में, आगे भविष्य में बहुत ज्यादा चीजें एक छोटे से एरिया में स्टोर कर पाएंगे। तो डॉक्टर वगाड़िया की पीएचडी सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी राजकोट से थी, और उसके बाद वो टीआईएफआर मुंबई में एक विजिटिंग फेलो के रूप में उन्होंने ज्वाइन किया। वहां 2014 में पीएचडी फिनिश करने के बाद, खत्म करने के बाद वो 3 साल टीआईएफआर मुंबई में रही, और वहां पर उन्होंने फेरोमैग्नेटिक एलॉयज होते हैं, कुछ विशेष प्रकार के धातु के जोड़ होते हैं जो कि शेप मेमोरी एप्लीकेशंस में काम आते हैं, जिसमें कि हम बात करते हैं कि कुछ ऐसे वस्तुएं, कुछ ऐसे मटेरियल्स जो कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर उसको शेप में डाल देंगे और उसके बाद उसमें कुछ परिवर्तन करेंगे तो वो कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाएगा, और वापस जब वो आप उसके ऊपर से वो फोर्स हटा लेंगे तो वो वापस अपनी शेप में आ जाता है। तो इस तरह के बहुत ही अद्भुत तरह के मटेरियल्स के ऊपर डॉक्टर वगाड़िया काम करती हैं, और आज का उनका टॉपिक भी बहुत ही अद्भुत है, जो कि है कम तापमान की अद्भुत दुनिया। और ये सचमुच एक बहुत ही मजेदार और बहुत ही विशेष दुनिया रहती है, जिसके बारे में डॉक्टर वगाड़िया हमको विस्तार से बताएंगे। तो मैं आग्रह करता हूं डॉक्टर वगाड़िया को कि अपना ये संवाद, अपना सेमिनार शुरू करें, और हमारे साथ जुड़े हुए तमाम शिक्षक गणों, बच्चों और जो अधिकारी गण हमारे साथ जो जुड़ते हैं उन सबको इस अद्भुत दुनिया से परिचित करवाएं। डॉक्टर वगाड़िया, आपका स्वागत है और आपसे अनुरोध है कि अपना वेबिनार शुरू करें।
Thank you, Dr. Ashish and Dr. Tripathi for introducing me. And I would also like to thank Rajya Shiksha Kendra and IISER Bhopal for inviting me on this platform. Before I start. Okay. So विद्यार्थी मित्रों, आज हम बात करने वाले हैं कम तापमान की दुनिया की। तो अगर तापमान की बात करें तो हम सब तापमान को महसूस करते हैं। रोजिंदा या रोजाना जीवन में हम तापमान के कई तफावत या अंतर को इतना ज्यादा महसूस नहीं करते, क्योंकि हम बहुत ही कम या सीमित तापमान की रेंज या क्या बोलते हैं अंतर में हम अपना रोजाना जीवन व्यतीत करते हैं। तो तापमान को हम जितना ही अनिवार्य है हमारे जीवन के लिए, उतना ही हम उसको अनदेखा भी करते हैं। तो देखा जाए तो अगर तापमान का अंतर जब महसूस करने की मैं बात कर रही हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा तफावत हम महसूस करते हैं अपने मौसम या ऋतुओं की बदलने पर। ठीक है, अगर हम भोपाल क्षेत्र की बात करें तो भोपाल में ग्रीष्म ऋतु में हमारा यहाँ पर तापमान होता है 44 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, या 45 या ज्यादा से ज्यादा 46 तक। ठीक है, तो हम तब महसूस करते कि अरे गर्मी हो रही है, तापमान बढ़ा हुआ है। और उसके ही ऑपोजिट अगर देखा जाए तो ठंडी की ऋतु में हम 6 डिग्री या 7 डिग्री तापमान तक भोपाल में महसूस कर सकते हैं। अगर इससे जिससे हम इतना सामान्य तरीके से वाकिफ होते नहीं हैं। तो ये व्याख्यान में ये व्याख्यान में आगे हम तापमान की और बात करने से पहले थोड़ी जानकारी लेंगे तापमान की इकाई प्रणाली की। मतलब कि हम जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे हैं तो ये कौन सी प्रणाली में हम बात करते हैं। तो सबसे ज्यादा प्रचलित तापमान की 2 प्रणाली है, इकाई प्रणाली। उसमें से सबसे पहली हम बात करने वाले हैं सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड की। तो हम जो भी रोजाना जीवन में जो भी तापमान की बात करते हैं वो हम सेंटीग्रेड में ही बात करते हैं। तो ये प्रणाली के अंदर हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड किसको बोलेंगे? तो 0 डिग्री जहां पर पानी जमकर बर्फ में रूपांतरित होता है, उसको हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोलते हैं। उसी तरीके से जब हम पानी को उबालते हैं और जो तापमान पर पानी पूरा उबल कर उसका बाष्प या वायु में रूपांतरण होता है, उसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बोलते हैं। ठीक है, तो ये सेंटीग्रेड स्केल में या प्रणाली में अगर हम और नीचे जाए तो सबसे कम तापमान होगा माइनस ऋण प्रणाली यहाँ पर पॉसिबल है, हो सकता है ऋण तापमान ये प्रणाली के अंदर। तो सबसे कम तापमान होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको हम एब्सोल्यूट जीरो या निरपेक्ष शून्य तापमान भी बोलते हैं। तो ये हुआ सेल्सियस डिग्री सेंटीग्रेड तापमान प्रणाली। पर उससे प्रचलित वैज्ञानिकों के समूह में सबसे ज्यादा प्रचलित तापमान प्रणाली हम मानते हैं केल्विन स्केल को, केल्विन प्रणाली में। तो कोई भी हम तापमान को या तो सेंटीग्रेड या केल्विन में रूपांतरित कर सकते हैं कन्वर्जन फैक्टर को ध्यान में रखकर। ठीक है, तो अगर ये तापमान स्केल की, केल्विन स्केल की अगर प्रणाली की हम बात करें तो इसमें भी जो -273 डिग्री सेंटीग्रेड है वो यहाँ पर हमारा 0 निरपेक्ष शून्य तापमान होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों प्रणाली में सबसे बड़ा अंतर ये होगा कि केल्विन स्केल के अंदर हमें ऋण तापमान नहीं मिलेगा। जो भी तापमान होगा वो धन या पॉजिटिव तापमान ही होगा। तो ऐसा क्यों होता है? हम क्यों 0 को ये स्केल के अंदर, ये प्रणाली के अंदर हम इसको एब्सोल्यूट 0 तापमान बोलते हैं? तो इसका कारण एक सामान्य बात होती है।
जब हम बोलते हैं कि कोई पदार्थ का तापमान कुछ है, तो उससे हमारा मतलब होता है कि वो पदार्थ के पास कुछ ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है। तो अगर हमारे पास ऐसे दो पदार्थ है जिसके तापमान अलग अलग है, एक का ज्यादा है और एक का कम है, तो इसका मतलब है कि जिस पदार्थ का तापमान ज्यादा है उसके पास ज्यादा ऊष्मा ऊर्जा है, और जिसका कम तापमान है उसके पास कम ऊष्मा ऊर्जा है, ठीक है। तो उसके बाद अगर आप किसी पदार्थ का तापमान कम कर रहे हो, इसका मतलब है हम वो पदार्थ से कुछ ऊष्मा ऊर्जा निकाल रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप ऊष्मा ऊर्जा निकालते जाओगे वैसे वैसे तापमान उसका कम होता जाएगा। तो जब सेल्सियस स्केल में हम बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी बर्फ में रूपांतरित हो रहा है, तब उस स्थिति में भी पानी के पास या बर्फ के पास कुछ तो ऊष्मा ऊर्जा है जिसको आप निकाल कर रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वापस पानी से और ऊष्मा ऊर्जा, बर्फ से और ऊष्मा ऊर्जा निकालते जाते हो तो उसका तापमान और कम होता जाता है। इसलिए सेल्सियस डिग्री स्केल में ऋण तापमान पॉसिबल हो सकता है। पर केल्विन स्केल में जब हम तापमान कम करते जाते तो एक स्थिति में पदार्थ का एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पदार्थ के पास कुछ भी ऊष्मा ऊर्जा बची नहीं है कि वो हम उसको वहां से निकाल सके। पदार्थ के पास देने के लिए कोई ऊष्मा ऊर्जा नहीं है। तो अगर कोई ऊष्मा ऊर्जा है ही नहीं तो हम उसको कम कैसे करेंगे, ठीक है। तो ये स्थिति जब आती है वो तापमान को हम 0 निरपेक्ष शून्य तापमान केल्विन प्रणाली में बोलते हैं, ठीक है। इसीलिए ये प्रणाली में कोई ऋण तापमान होता नहीं है। ये तो बात हुई केल्विन प्रणाली की, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं, जैसे मैंने शुरू में बताया कि हम तापमान की तफावत को या ब्रह्मांड में या पृथ्वी पर जो भी हमारे पास अलग अलग तापमान की सीमाएं मौजूद है, उच्च तापमान हो या निम्न तापमान हो, उसको हम इतना अच्छे से जानते नहीं है, हम उसको अनदेखा करते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ ऐसे उदाहरण लेते हैं अलग अलग तापमान की सीमाओं के। तो जिसमें सबसे पहले तो आप यहाँ पर दो चित्र देख रहे हैं, वो दोनों चित्र है हमारे सूर्य के, ठीक है। तो अब तक का ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मापा हुआ तापमान अगर कहीं है तो वो है हॉट स्टार, सबसे बड़ा जो सबसे गर्म तारा है उसका केंद्र का। तो उसके केंद्र का तापमान अगर मापा जाए तो वो 100 करोड़ केल्विन जितना ज्यादा होता है, ठीक है। उसके मुकाबले अगर हम अपने सूर्य की बात करें तो सूर्य के केंद्र का तापमान 10 करोड़ केल्विन जितना होगा, ठीक है। यहाँ पर सूर्य के दो अलग अलग पिक्चर है, चित्र है जो आप देख सकते हैं। एक पहला वाला जो है वो हमारे पृथ्वी के वातावरण के बाद पृथ्वी से लिया गया हुआ है, और अगर अवकाश में से अगर सूर्य का रेखा चित्र लिया जाएगा, पिक्चर लिया जाएगा, तो ये कुछ राइट साइड पिक्चर के जैसा दिखेगा, ठीक है। अब अगर हम सूर्य की केंद्र से सूर्य की सतह पर आते हैं तो तापमान तेजी से गिरता हुआ सूर्य की सतह पर 10,000 केल्विन रह जाएगा, ठीक है। ये फिर भी बहुत ही उच्च तापमान है, इसको भी हम कम नहीं बोल सकते, पर सूर्य के केंद्र से और सूर्य की सतह पर ये बहुत ही बड़ा अंतर है तापमान में, ठीक है। अब हम थोड़ा और नीचे आते हैं और अगर हम अपने पृथ्वी पर आसपास के जनजीवन की तरफ नजर करें तो मनुष्य से लेकर सारे प्राणी या जो भी कार्बन बेस्ड जैविक जीवन है उसका तापमान, हमारे शरीर का तापमान कुछ 10⁻² केल्विन की सीमा में रहता है। मतलब अगर रफली बोला जाए तो 200 मुमकिन रह सकता है, ठीक है। अब और तापमान को कम करते हुए अगर हम अपने ब्रह्मांड में देखते हैं तो प्रकृति में और ब्रह्मांड में सबसे कम तापमान जो हमने मापा हुआ है वो है 2.73 केल्विन। आगे से हमने जो भी ये व्याख्यान में बात करेंगे हम सारा तापमान की बात ज्यादातर केल्विन प्रणाली में ही करने वाले हैं। तो प्रकृति और ब्रह्मांड में जो सबसे कम तापमान मापा गया है वो 2.73 केल्विन है, और इसको सेल्सियस डिग्री में कन्वर्ट करा जाए, रूपांतरित करा जाए, तो ये कुछ होगा -200 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो ये इतना कम तापमान का मतलब क्या होता है जब हम बोलते हैं कि ब्रह्मांड में, पृथ्वी पर तो हमारे पास वातावरण है और बहुत सारे और भी कई फैक्टर्स है जिसकी वजह से इतना कम तापमान प्राकृतिक तरीके से पृथ्वी पर कभी नहीं हो सकता, ठीक है।
पर अगर हम ब्रह्मांड में जाए जहां पर कुछ ना हो, शून्य अवकाश हो, मतलब उसमें हवा के या वातावरण के कोई भी कण मौजूद ना हो, शून्य अवकाश भी हो, तो भी ब्रह्मांड में ये 2.73 केल्विन तापमान तो रहेगा ही। तो आप ब्रह्मांड में कहीं पर भी जाओ, इसको हम बैकग्राउंड टेम्परेचर मतलब तापमान बोलते हैं, जो हमेशा यहाँ पर ब्रह्मांड में मौजूद रहेगा। ठीक है, तो ये सीमा है जहां पर इससे कम तापमान प्राकृतिक तरीके से मुमकिन नहीं होता। ठीक है, पर हम प्रयोगशाला में अगर अब आपको पृथ्वी पर कक्षा के तापमान से, रूम टेम्परेचर से भी नीचे जाना है, तो हमें कुछ तकनीकी उपकरणों की मदद लेनी पड़ती है। तो सबसे पहला प्रश्न होता है कि हमें ये कम तापमान में जाने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? मतलब अगर हमारा सामान्य जनजीवन अगर इतनी आसानी से कक्ष तापमान पर या पृथ्वी के तापमान पर चल रहा है, तो हमें ऐसे कम तापमान पर जाने की आवश्यकता क्यों है? तो आज से कुछ 100-150 साल पहले जब यही क्षेत्र में संशोधन शुरू किया गया था, तब इस प्रश्न की 2 बड़े उद्देश्य थे। सबसे पहला उद्देश्य, व्यावहारिक उद्देश्य अगर देखा जाए, तो हमारा सिंपल सा उद्देश्य था कि हमें खाद्य पदार्थों का संग्रह लंबे समय तक करना है। ये वो टाइम था जब शहरीकरण बढ़ रहा था, तो उत्पादन क्षेत्र से खाद्य पदार्थ को आप तक पहुंचाना हो, तो हमारे लिए आज के टाइम में ये बहुत ही सामान्य बात है, बहुत ही गौण बात मानी जाती है कि हम इसको बिल्कुल तवज्जो भी नहीं देते कि हमारे पास ये खाद्य पदार्थ कैसे आते हैं। पर क्योंकि हमारे आसपास हम देखा जाए तो रेफ्रिजरेटर बहुत ही बड़ी मात्रा में उपयोग में लिए जा रहे हैं। ठीक है, पर आज से 100 साल पहले ये बहुत ही बड़ा प्रश्न था, जहां पर हमारा उद्देश्य था कि हम किसी भी तरीके से खाद्य पदार्थ को संग्रह कर सके और उसको लंबे समय तक एक जगह से दूसरी जगह आप पहुंचाया भी जा सके बिना उसको खराब किए। ठीक है, और इसके अलावा खाद्य पदार्थों के अलावा हम दवाइयां हैं, वैक्सीन हैं, वो सब चीजों को भी अच्छे से बिना खराब हुए संग्रह करने के लिए कम तापमान की आवश्यकता रहती ही है। इसका एक बहुत ही रिसेंट उदाहरण है कोविड वैक्सीन। आप जानते हैं कि हमें कोविड वैक्सीन की बहुत ही बड़ी मात्रा में अभी जरूरत पड़ी थी, पर अगर कोविड वैक्सीन को अगर कम तापमान पर संग्रह ना किया जाए तो वो खराब हो जाएगा और उसका कोई मतलब रहता नहीं है, आपको वो कुछ ही तरीके से प्रोटेक्शन नहीं दे सकता है। तो इसीलिए कम तापमान की हमारे आज के जीवन में भी बहुत ही बड़ी जरूरत रहती है। ठीक है, इसके अलावा दूसरा उद्देश्य था वैज्ञानिक का उद्देश्य। तो वैज्ञानिकों को एक और बड़ा प्रश्न सता रहा था कि हमारे वातावरण में जितने भी गैसेस मौजूद है, वो सारे गैसेस गैस अवस्था में रहते हैं। उसको अगर हम दाब बढ़ाए, उसका अगर हम प्रेशर बढ़ाते हैं, तो उसको हम द्रवीकरण कर सकते हैं। वो सारे गैसेस का या वायु का हम द्रवीकरण कर सकते हैं। तो जो द्रवीकरण होता है, तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सामान्य बात है कि आप पानी के भाप का तापमान पानी से ज्यादा होता है, तो पानी का तापमान द्रव अवस्था में कम होता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक जानना चाहते थे कि अगर पृथ्वी पर कोई ऐसे वायु या गैसेस मौजूद है जिसको आप कितना भी उसका तापमान कम करो या उसका कितना भी दाब बढ़ाओ, तो भी वो वायु अवस्था में ही रहेंगे, गैस अवस्था में ही रहेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए, ये प्रश्न का जवाब ढूंढने के लिए वैज्ञानिकों ने अलग अलग तरीके के वायु गैसेस को एक एक करके द्रवीकरण करना शुरू करा। तो सबसे पहले इस तरीके से द्रवीकरण हुआ हमारे वातावरण की हवा का। तो ये पाया गया कि ये हवा द्रव अवस्था में 100 केल्विन 100 केल्विन पर द्रव अवस्था में रूपांतरित होती है। तब ये सारे वायुओं का मिश्रण को हमने द्रवीकरण करा था। उसके बाद 18वीं सदी में 1883 की साल में सबसे पहली बार नाइट्रोजन को हमारे वातावरण से अलग करके उसका अलग से द्रवीकरण करा गया। तो उसका तापमान और भी कम होता गया और हमने जाना कि नाइट्रोजन 77 केल्विन पर द्रव अवस्था में रूपांतरित होता है। उसके आगे कुछ 15 साल बाद
जेम्स दीवार ने, ये जो चित्र है वो जेम्स दीवार है का है, जो भी कम तापमान की भौतिकी शाखा में उनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। उन्होंने हाइड्रोजन का द्रवीकरण करा। हाइड्रोजन गैस को वातावरण से अलग करा गया और उसका द्रवीकरण करा गया। तो ये कुछ 20 केल्विन तापमान पर हाइड्रोजन द्रवीकरण हो पाया हाइड्रोजन का, ठीक है। फिर कुछ वापस और 10 साल के बाद केमरलिंग ओन्स ने उस टाइम पर जो हीलियम गैस था, हीलियम वायु था, जो तब नया नया ही पृथ्वी के वातावरण में पाया गया था, उसका द्रवीकरण करा। और तब तक का सबसे कम तापमान हमने हीलियम की द्रवीकरण के द्वारा प्राप्त करा गया, जो था 4.2 केल्विन। ये उस टाइम की बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी गई। और केमरलिन गॉन्स ने निम्न तापमान की भौतिकी शाखा में बहुत ही बड़ा अनुदान दिया। उन्होंने ना सिर्फ हीलियम का द्रवीकरण करा, पर ये तापमान की सीमा में उन्होंने बहुत ही प्रयोग पदार्थ को लेकर करे, जिसमें एक सबसे बड़ा योगदान था उन्होंने सुपर कंडक्टिविटी की खोज करी। तो यही बहुत बड़े योगदान की वजह से केमरलिंग ओन्स को हम निम्न तापमान भौतिकी के जनक मानते हैं। तो ये बहुत ही बड़ा योगदान था। उसके बाद ये समय से लेकर बाद के 100 सालों में हमने तकनीकी उपकरणों में बहुत ही बड़ी उपलब्धि पाई है, और उन सबको मिलाकर हमारा जो ज्ञान बढ़ता गया ये शाखा में, तो उसी के साथ साथ जैसे जैसे हमने नए नए उपकरणों की खोज करी, हम ज्यादा से ज्यादा कम तापमान तक पहुंचते गए। तो इस हिसाब से अगर आज की तारीख में बात करी जाए तो सबसे कम तापमान प्रयोगशाला में न्यूनतम तापमान जो संभव है वो माइक्रो केल्विन, हम माइक्रो केल्विन की रेंज में हम बोल सकते हैं। मतलब हम शून्य के बहुत ही नजदीक पहुंच गए हैं, 0 केल्विन तापमान में। मतलब हमारे पास अब ऐसे उपकरण मौजूद है कि हम जिससे पदार्थ की सारी ऊष्मा ऊर्जा वहां से निकाल सकते हैं पदार्थ में से, ठीक है। तो ये हम मानव जात की, मतलब मानव निर्मित सबसे कम तापमान संभव है ये प्रयोगशाला में। तो ये एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इसका कारण ये है कि अगर हम, जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रह्मांड में अगर देखा जाए तो सबसे कम प्राकृतिक तापमान 2.73 केल्विन है। उससे कम प्राकृतिक तरीके से हम तापमान कम नहीं कर सकते, पर यहाँ पर तो इतना कम तापमान प्राप्त करके हमने कुदरत को भी पीछे छोड़ डाला है मानव जात ने। तो भौतिक विज्ञान में बहुत ही कम ऐसी शाखा है जहां पर मानव जाति ने कुदरत को भी पीछे छोड़ा हो, ये प्रेशर की बात हो या कुछ और भी भौतिकी शाखा की हम बात करें, तो ये उपलब्धि अभी तक हमें कहीं और नहीं मिली है, पर कम तापमान की भौतिकी शाखा में हमने ये उपलब्धि प्राप्त करी हुई है, ठीक है। तो अब इससे आगे हम बात करते हैं कि हमने इतना कम तापमान प्राप्त तो कर लिया, हम जानते हैं कि वहां तक कैसे पहुंचना है, पर हमें इसका महत्व भी समझना बहुत ही जरूरी है कि क्यों ये कम तापमान का इतना ज्यादा महत्व है कि हम इतने सालों से इतना ज्यादा संशोधन करके इतना कम तापमान प्राप्त कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम कोई पदार्थ की बात करते हैं तो वो अपने ठोस अवस्था में पहुंचने के बाद हमें अगर अपनी आंखों से अगर उसको देखे तो हमें वो ठोस ही लग रहा होता है, पर सूक्ष्म स्तर पर अगर जैसे जाते जाए, अणु के स्तर पर जाते जाए, तो ये पदार्थ होते हैं, उसके जो अणु होते हैं वो उतने स्थिर भी नहीं होते जितने हमें लग रहे हैं, जितने हम उसको मान रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे आप तापमान कम करते जाते हो तो कम तापमान पर सब कुछ धीमा होता जाता है, सब कुछ शांत होता जाता है। तो पदार्थ के सूक्ष्म स्तर पर अगर हम बात करें तो ये जो अणु होते हैं वो अपनी जगह पर कंपन अनुभव करते हैं, ठीक है। इसको हम वाइब्रेशन बोलते हैं, फोनोन्स बोलते हैं। पर आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि कोई भी तापमान हो, जब पदार्थ के पास ऊष्मा ऊर्जा होती है तो उसके अणु अपनी जगह पर कंपित हो रहे होते हैं। तो जैसे ही तापमान आप बढ़ाते हो ये कंपन की तीव्रता बढ़ती है, और जैसे ही आप तापमान कम करते हो तो कंपन की तीव्रता भी कम होती है। तो सामान्य शब्दों में कम तापमान पर सब कुछ धीमा होता जाता है। अगर इस वीडियो को अगर हम प्ले करें तो आप देख रहे हो कि पदार्थ में धन और ऋण आयन है, और जैसे जैसे पदार्थ का हम तापमान बढ़ाते हैं
तो ये जो अपनी जगह पर कंपन कर रहे हैं उसकी तीव्रता भी बढ़ती जाती है, ठीक है। और अगर हम इसका तापमान कम करें तो ये कंपन की तीव्रता कम होती जाएगी, ठीक है। तो जब पदार्थ ऐसे कम तापमान पर जाता है और इसकी कंपन की तीव्रता कम होती है, तो उसके भौतिक गुणधर्म जो भी होते हैं, वो विद्युतीय गुणधर्म हो या चुंबकीय गुणधर्म हो, उसमें भी बहुत बड़े बदलाव आते हैं। तो जब हम कोई पदार्थ को कम तापमान पर अध्ययन करते हैं तो हमारे पास ऐसी संभावना होती है कि हमें नए नए पदार्थ या नए गुणधर्म ये पदार्थों के जानने को मिल सकते हैं। अगर उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे विद्युतीय पदार्थ हैं जो सामान्य कक्ष तापमान पर विद्युत के अवाहक हो सकते हैं। मतलब आप उसमें से विद्युत का करंट पसार करना चाहोगे तो वो पसार हो नहीं पाएगा, पर आप उसका तापमान कम करते हो और ये कंपन की तीव्रताओं में बदलाव आने की वजह से उसके भौतिक गुणधर्मों में भी बदलाव आ सकता है। कि हो सकता है कि यही पदार्थ जो विद्युत का अवाहक है वो विद्युत का सुवाहक हो सकता है, या अतिवाहक, जिसको अतिवाहक को हम सुपर कंडक्टर बोलते हैं, तो वो भी हो सकता है। तो ये जो चित्र है ये एक सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का है, जिस की वजह से अगर हम उसको कम तापमान में भी अगर हम स्टडी करते अध्ययन करते हैं तो उसका हम उपयोग अपनी डिजिटल लाइफ में या जो अपनी हमारी आधुनिक लाइफ है उसको बदलने में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर उपयोग कर सकते हैं इसका। तो जैसे मैंने एक उदाहरण दिया सुपर कंडक्टर का, तो देखते हैं कि कम तापमान पर, जैसे मैं बता रही हूँ कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल बन रहा है, विद्युत का अतिवाहक हो रहा है, तो ये अतिवाहकता हमें कैसे उपयोगी हो सकती है। तो कम तापमान की भौतिकी शाखा में ना तो सिर्फ हमारा उद्देश्य है कम तापमान को प्राप्त करना, पर कम तापमान पर पदार्थों का अध्ययन करके उसको हमारी आज की रोजाना जीवन में हो सके उतना उपयोग में लाना। तो ऐसे ही एक पदार्थ सुपर कंडक्टर का मैं यहाँ पर उदाहरण देने जा रही हूँ। तो हम देख रहे हैं कि विद्युत का वाहक होने के लिए ये जो ऋण आयन है उसको पदार्थ के अंदर से पसार होना होता है। तो जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है ये कंपन बढ़ जा रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है कि ऋण आयन की जो गतिविधि है वो मुश्किल हो रही है। तो ऐसे पदार्थों में से विद्युत प्रवाह का पसार होना बड़ा मुश्किल होता है। तो दूसरे शब्दों में बोले तो पदार्थ एक अवरोध पैदा कर रहा है विद्युत प्रवाह को अपने अंदर से पसार होने देने के लिए, ठीक है। तो वही अवरोध को अगर हम टेम्परेचर के साथ अगर बात करें उसकी बदलाव में, तो हम देख सकते हैं कि जैसे ही तापमान बढ़ता है पदार्थ का अवरोध बढ़ता जाता है, ठीक है। और अगर हम तापमान कम करें तो शून्य तापमान पर शायद पदार्थ का अवरोध शून्य हो जाता है। तो अलग अलग तरीके के पदार्थों का ये जो व्यवहार होता है तापमान के साथ वो अलग अलग होता है, ठीक है। पर जो सुपर कंडक्टिंग मटेरियल है, अतिवाहक मटेरियल है, उसको अगर हम कम तापमान पर ले जा रहे हैं, अगर ये जो उस पदार्थ को अगर हम लिक्विड हीलियम या लिक्विड तरल हीलियम या तरल नाइट्रोजन में रखे तो कुछ और ही बदलाव होता है। तो यहाँ पर ये पदार्थ यहाँ पर शून्य रेजिस्टेंस दिखाना चाहिए था और दिखाना चाहिए था, उसकी जगह पर सुपर कंडक्टर कुछ और ही अलग तापमान पर शून्य अवरोध दिखाते हैं। तो ये एक तरीके का बहुत ही उपयोगी गुणधर्म सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का होता है। इसके अलावा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल में एक और भी बड़ा गुणधर्म हम मानते हैं, वो है कि जब हम दो चुंबक को एक दूसरे के पास लाएंगे तो उसका उत्तर और दक्षिण ध्रुव साथ में होगा तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, ठीक है। पर अगर उल्टा रखेंगे तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। तो सुपर कंडक्टर भी अगर चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेट के पास अगर उसको लाया जाता है तो वो भी बहुत ही विचित्र तरीके से अपना गुणधर्म दिखाता है। तो यहाँ पर ये वीडियो में हम देख सकते हैं कि ये जो एक डिस्क है वो सुपर कंडक्टिंग अतिवाहक पदार्थ है और उसके ऊपर हमने एक छोटा सा टुकड़ा मैग्नेट का चुंबक का रखा हुआ है। तो अभी हमने सुपर कंडक्टिंग पदार्थ का तापमान कम करा नहीं है,
तो जैसे ही हम मैग्नेट को छोड़ रहे हैं वो सुपर कंडक्टर के पास आकर उस पर गिर जाता है, ठीक है। पर अगर हम अब यही सुपर कंडक्टर को लिक्विड नाइट्रोजन में डालने जा रहे हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में हम डाल रहे हैं इसको, और उसमें जब हम लिक्विड नाइट्रोजन पर डाल रहे हैं तो उसका तापमान तेजी से गिर रहा है। तो अब ये सुपर कंडक्टर कुछ 77 केल्विन के तापमान की सीमा में है। अब यहाँ पर अगर हम वही चुंबक जो रूम टेम्परेचर पर सुपर कंडक्टर पर रखने पर गिर जाता था, अगर उसी को देखेंगे हम, तो हम ध्यान से देख सकते हैं कि ये सुपर कंडक्टर पर गिर नहीं रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण बल को तो अपना काम करना चाहिए था, सुपर कंडक्टर और चुंबक एक दूसरे को टच करने चाहिए थे, स्पर्श करना चाहिए था, पर चुंबक गिर नहीं रहा है। तो ये बहुत ही बड़ा आश्चर्यजनक गुणधर्म है सुपर कंडक्टर का, और उसको हल्का सा भी आप बल दोगे तो बहुत ही तेजी से घूम रहा है। इसका मतलब है कि उसमें ऊर्जा का व्यय भी नहीं हो रहा है और वो चुंबक को अपने से ऊपर उठाए रखता है, अपने ऊपर गिरने नहीं दे रहा है। तो इस गुणधर्म को हम मैग्नेटिक लेविटेशन बोलते हैं। तो ये गुणधर्म हमारे भी काम आ सकता है या नहीं? तो उसका जवाब है हाँ, डेफिनेटली हम इसको यूज करके, उपयोग करके बहुत ही कुछ ऊर्जा का संग्रह कर सकते हैं, बहुत ही कम ऊर्जा में बहुत ही ज्यादा हम काम कर सकते हैं। तो ऐसी एक उपयोगिता का उदाहरण देते हुए मैं यहाँ पर एक आपको एक वीडियो में डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहूंगी कि मैग्नेटिक लेविटेशन, बुलेट ट्रेन, आपने जापान में मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन का नाम सुना होगा, तो वो सुपर कंडक्टिविटी के यही गुणधर्म का उपयोग करके कार्यरत होती है। तो अगर हम देखें कि हमारे पास एक ट्रेन का बॉक्स का एक डेमोन्स्ट्रेशन वाला एक टॉय मॉडल है, उसके अंदर हमने सुपर कंडक्टर को रखा हुआ था, ठीक है। और अब वही बॉक्स को हम लिक्विड नाइट्रोजन से पूरा भर दे रहे हैं। तो मतलब हम सुपर कंडक्टिंग मटेरियल का तापमान कम कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब इसके बाद जैसे ही सुपर कंडक्टर का तापमान कम हुआ, उसने अपने गुणधर्म को पा लिया है और वो उसका होगा कि वो मैग्नेटिक क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र को अपने अंदर से पसार होने नहीं देगा, ठीक है। तो जैसे वो चुंबक लटक रहा था सुपर कंडक्टर के ऊपर, ऐसे ही यहाँ पर ट्रेन की जो पटरी है वो चुंबक की बनी हुई है, परमानेंट मैग्नेट की बनी हुई है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये ट्रेन बिना पटरी को छुए, उसके कांटेक्ट में आए या उसको स्पर्श किए भाग रही है, ठीक है, ट्रैक पर वो घूम रही है। पर इसका फायदा क्या होगा? तो जब ट्रेन और पटरी एक दूसरे के संपर्क में नहीं है, तो वो कोई भी घर्षण पैदा नहीं होगा इन दोनों के बीच में। जो घर्षण, तो ये हमें पता ही है कि घर्षण गति का अवरोधक है। तो जैसे ही आप ज्यादा घर्षण होगा, दो पदार्थ एक दूसरे को करेंगे स्पर्श, तो घर्षण होता है। यही हमारी सामान्य जो ट्रेन चलती है उसमें भी हम देखते हैं कि उसकी वजह से, वो घर्षण की वजह से हम एक सीमा से ज्यादा गति में नहीं जा सकते ट्रेन को लेकर, ठीक है। पर यहाँ पर तो पटरी और ट्रेन एक दूसरे के कांटेक्ट में ही नहीं आ रहे, तो घर्षण तो शून्य हो गया। तो यहाँ पर हम मैग्नेटिक, चुंबकीय क्षेत्र की, यहाँ पर जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी तीव्रता को कंट्रोल करके ट्रेन की स्पीड को ज्यादा या कम कर सकते हैं। तो ये इतनी ज्यादा गतिमान ट्रेन हमें बहुत ही उपयोगी होगी। इससे हम बहुत ही ज्यादा लंबी दूरी बहुत ही कम समय में काट सकते हैं। तो ये तो एक उदाहरण हुआ सुपर कंडक्टर्स की उपयोगिता का। इसके अलावा भी सुपर कंडक्टर आज के जमाने में बहुत ही अलग अलग चीजों में यूज हो ही रहे हैं। जैसे कि हम अस्पताल में जाएंगे और एमआरआई मशीन जो होती है, उपकरण होता है, उसके अंदर भी सुपर कंडक्टर्स का उपयोग होता है। कई कई जगह पर मोबाइल टावर में भी सुपर कंडक्टर का उपयोग होता है। तो ये जो पदार्थ है वो कम तापमान पर उनकी शोध करी गई है, और जाने या अनजाने में भी हमें पता नहीं है, पर आज के हमारे आधुनिक जीवन को बदलने में इनका बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया कि लिक्विड नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रवाही है कम तापमान की प्रयोगशाला में,
ठीक है। उसकी कई कई कारण हैं, उसमें से एक मुख्य कारण ये है कि नाइट्रोजन अगर हम बात करें तो हमारे वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। करीब 78% हिस्सा हमारे वातावरण का नाइट्रोजन का बना हुआ है। तो इसका मतलब है ये हमें बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता है। दूसरी तरफ हीलियम बहुत ही मुश्किल से हमारे वातावरण में प्राप्त होता है। तो नाइट्रोजन का द्रवीकरण करना बहुत ही सरल है, बहुत ही सरलता से नाइट्रोजन हमें प्राप्त हो जाता है और उसी वजह से तरल नाइट्रोजन बहुत सस्ता भी है। ठीक है। तो अगर आपको प्रयोगशाला में कुछ कम तापमान की प्रयोग करने हो, डिजाइन करने हो, तो सबसे पहला हम उपयोग में एक या दूसरे तरीके से तरल नाइट्रोजन को करते ही है। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने कुछ वीडियो, यहाँ आईसर भोपाल की प्रयोगशाला में हमने कुछ वीडियो बनाए हैं, मैंने और मेरे सहकर्मियों ने, जिससे हम आपको बता सके कि तरल नाइट्रोजन की तापमान की सीमा में पदार्थों के साथ क्या होता है, कैसे बिहेव करता है पदार्थ। ठीक है। तो सबसे पहले ये वीडियो में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर हम कंटेनर से तरल नाइट्रोजन को बहा रहे हैं। तो ये पूरा हम लिक्विड यहाँ पर देख पा रहे हैं कि हमने लिक्विड डाला फर्श पर, और फर्श का तापमान था रूम टेम्परेचर, मतलब हम केल्विन सीमा में बात करें तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड में, और केल्विन में 300 केल्विन के अराउंड कुछ इतना तापमान था। तो अगर यहाँ पर हमने दो कॉन्ट्रास्टिंग, मतलब विपरीत तापमानों को इकट्ठा कर दिया, एक तो बहुत ही ठंडा है और उसके मुकाबले 200 केल्विन ज्यादा हमने फर्श का तापमान रखा है। ठीक है। तो उसके ऊपर अगर आप तरल नाइट्रोजन को डालते हो तो वो क्या हो रहा है, उसका सीधा बाष्पीभवन हो जा रहा है। ठीक है। अब इसका एक और दूसरी तरीके से उदाहरण देखिए तो आपने तवा देखा होगा, गर्म तवा होगा, उसके ऊपर आप पानी की छींटे बूंदे डालते हो, छिड़कते हो, तो पानी तुरंत भाप बनने लगता है, उसका बाष्पीभवन बहुत जल्दी होता है क्योंकि दोनों में तापमान का तफावत बहुत ज्यादा है, अंतर बहुत ज्यादा है। ठीक है। तो वैसा ही कुछ तरल नाइट्रोजन के साथ होता है कि हम जैसे ही उसको फर्श पर डाल रहे हैं, वो सीधा उसका गैस अवस्था में रूपांतरित हो जा रहा है। तो हमने इतना सारा लिक्विड, इतना सारा तरल डाल दिया और फिर भी फर्श पर गीला कुछ नहीं दिख रहा है, कोई तरल बचा नहीं है। इसका मतलब ये कि तुरंत ही उसका तापमान बहुत कम है, इसलिए वो तुरंत ही अपनी गैस अवस्था में वापस रूपांतरित हो जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में हम एक और प्रयोग दिखाएंगे, जिसमें हम एक पत्ता लिए, पेड़ का, एक पौधे का पत्ता लिए हुए है और उसको हम सीधा लिक्विड नाइट्रोजन के बॉक्स में डाल रहे हैं। ठीक है। तो पहले तो पत्ता बहुत नरम और जीवित जैसा लग रहा है, बहुत ही कलरफुल है, और इसको कुछ हम चंद सेकेंड्स के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में डुबाए और बाहर निकाल दिए। अब इसको रखेंगे अपने हाथों पर और थोड़ा सा मोड़ेंगे ना, तो ये पत्ता पूरा चूर चूर हो जा रहा है। ठीक है। एकदम ये जम गया था पत्ता, और पर ये इतना तात्कालिक था, या 2 या 3 सेकंड में ही ये सब हो गया। हमने सिर्फ 2 या 3 सेकंड के लिए उसको रखा और पत्ता पूरा फ्रीज होकर, इसको हम देख सकते हैं कि चूर चूर हो गया। ठीक है। तो ऐसा ही कुछ अगर हम देखा जाए तो हमने नेक्स्ट वीडियो में पत्ते की जगह एक और उदाहरण देते हुए फूल को करा है कि अगर हम फूल को एक 2 या 3 सेकंड के लिए लिक्विड नाइट्रोजन में हम डाल रहे हैं, तो ये होकर अपना पूरा ये भी जम जा रहा है और पूरा उसका एकदम कड़क होकर चूर चूर आराम से कर जा रहा है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हमारे जो सहकर्मी हैं, उन्होंने कुछ खास तरीके के ग्लव्स पहने हुए, मोजे पहने हुए हैं। तो इसका एक बड़ा हमें ध्यान रखना होता है। जैसे हम आग को छू लेते हैं तो हमें जलन होने लगती है, तो हम नहीं छूते हैं। तो ये कम तापमान पर भी ये तरल नाइट्रोजन या तरल हीलियम को हम जब उसका उपयोग करते हैं कोई भी प्रयोगशाला में, तो हमें बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ती है इन तरल पदार्थों को हैंडल करते हुए, क्योंकि अगर आप 1 या 2 सेकंड के लिए आपको हल्का सा भी नाइट्रोजन छू जाता है या हीलियम, लिक्विड हीलियम छू जाता है, तो वो आपकी त्वचा को बहुत ही खराब तरीके से हानि पहुंचा सकता है। तो पहली बात कि हमें उसको ऐसे ही बिना ग्लव्स पहने कोई भी तरल क्रायो लिक्विड को
इस्तेमाल नहीं करना है। और अगर गलती से आप अपना हाथ भी पूरा 1 या 2 सेकंड या कुछ टाइम के लिए पूरा डुबो देंगे लिक्विड नाइट्रोजन में, तो जैसे ये पत्ते या फूलों का हाल हुआ है, वैसा ही हाल होगा आपके हाथों का, क्योंकि आपके हाथों में खून है, आपके हाथों में नमी है, तो वो तुरंत ही जम जाएगी और हल्का सा फोर्स या हल्का सा धक्का भी वो आपके हाथों को तोड़ सकता है। तो इसलिए तरल नाइट्रोजन के साथ जब भी हम प्रयोगशाला में काम करते हैं तो हमें बहुत ही सावधानी के साथ यहाँ पर काम करना पड़ता है। तो कहीं पर भी आप ऐसे कोई भी प्रयोग में भाग ले तो आपको अपनी अपनी स्वास्थ्य का और अपनी स्किन का ध्यान रखते हुए सावधानी से काम करना है। ठीक है। अब आगे का जो एग्जाम्पल हम देने जा रहे हैं वो है गुब्बारों के साथ। तो हमने यहाँ पर कुछ हवा भरे, सामान्य वातावरण की हवा भरे गुब्बारे लिए हैं। आजकल तो हम हीलियम भरे गुब्बारे भी मिल रहे हैं, पर वो हमने नहीं लिए हैं। आपको याद रखना है कि हमने इसके अंदर हवा भरी हुई है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही कुछ गुब्बारों को लिया है और इसको हम एक एक करके ये जो बॉक्स के अंदर नाइट्रोजन है, लिक्विड नाइट्रोजन, उसके अंदर हम डाल रहे हैं। तो अगर देखा जाए तो ये जो पूरा भरा फुला हुआ गुब्बारा था, लिक्विड नाइट्रोजन के संपर्क में आते ही वो सिकुड़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे इसको हम थोड़ी देर और रख रहे हैं कि जिससे उसका तापमान और कम होता जाए, तो हम उसको और भी देखेंगे कि और सिकुड़ रहा है। तो अच्छे से ये ठंडा हो जाए इसके लिए हमें कुछ और सेकंड तक इसको पूरा टच कर सके, ऐसे थोड़ा दबाकर हम उसको पूरा ठंडा कर रहे हैं। ठीक है। अभी ज्यादातर गुब्बारे पूरे सिकुड़ गए हैं और अंदर क्या हो रहा है वो हमें अभी पता नहीं चल रहा है। तो अब उसको देखने के लिए हम क्या कर रहे हैं कि उसको अब हम बाहर ला रहे हैं। तो जैसे ही उसको गुब्बारों को हमने बाहर लाकर फर्श पर रख दिया है, तो हम देख रहे हैं कि वापस उसमें पूरा सिकुड़ की जगह वो वापस पूरा अपने आप ही फूले जा रहे हैं गुब्बारे। ठीक है, हमने उसको कुछ नहीं करा है। हमने आप देख भी सकते हैं कि गुब्बारों में कोई छेद नहीं पड़ा था। हमने जब नाइट्रोजन में डाला और वो सिकुड़ रहे थे, तो इसका मतलब ये नहीं था कि उसकी हवा निकल रही थी गुब्बारों में से, क्योंकि अगर ऐसा होता तो जब उसको हम वापस फर्श पर रखते तो उसमें वापस ये हवा अपने आप ही नहीं भर जाती। ठीक है, तो ये हो क्या रहा था इसको जानने के लिए हमें एक और बार याद करना पड़ेगा कि इसके अंदर हवा थी, वायु था वातावरण का। और मैंने पहले ही शुरू में मेंशन करा था कि जो लिक्विड वायु है, वातावरण का वायु है, वो उसका मिश्रण कुछ 100 केल्विन डिग्री 100 केल्विन के आसपास द्रवीकरण होता है उसका। ठीक है, तो अगर इसके अंदर हवा है तो 100 केल्विन आते ही तापमान वो उसका प्रवाहीकरण हो जाएगा, द्रवीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर इसको नाइट्रोजन में डाल रहे हैं तो अंदर की हवा का तापमान 100 केल्विन से भी कम हो गया है। इसलिए अंदर की जो भी हवा है वो अब द्रव अवस्था में रूपांतरित हो गई है। और अगर हम कंपेयर करें तो जैसे ही द्रव अवस्था में कम गई हवा, तो उसका कद बहुत ही कम हो गया और इसीलिए ये जो है गुब्बारे सिकुड़ गए हैं। और जैसे ही हम इसको नाइट्रोजन के बाहर लाते हैं तो वो हवा वापस वायु में रूपांतरित हो जा रही है और इसलिए वापस गुब्बारा फूल जा रहा है। ठीक है, तो अगर कद की बात करें तो यहाँ पर से हम समझ सकते हैं कि जब वायु अवस्था में, गैस अवस्था में जब कोई पदार्थ होता है तो उसका कद बहुत ज्यादा होता है, तो गुब्बारा फुला हुआ था। जैसे ही अंदर हो गया और गुब्बारा सिकुड़ गया। ठीक है, तो यही तरीके का हमने कुछ प्रयोग यहाँ पर ये समझने के लिए करा कि हवा का और लिक्विड नाइट्रोजन का तापमान में क्या अंतर है और उस पर से हम कैसे प्रवाहीकरण भी कर सकते हैं। ठीक है, अगले प्रयोग के अंदर हम देखेंगे हमारे सहकर्मी यहाँ पर एक कागज लिए हुए हैं और उसका एक कोन बना रहे हैं, जैसे हम भेलपूरी के लिए बनाते हैं या फिर हम आइसक्रीम का कोन बनाते हैं, वैसे ही उन्होंने एक कोन बना दिया है। और वही कोन को यहाँ पर हम एक सेलो टेप लेकर चिपका रहे हैं। ठीक है, तो हमारा यहाँ पर उद्देश्य है कि हम नियत कर ले कि कहीं से भी लिक्विड नाइट्रोजन इसके अंदर अगर हम भरे तो वो बाहर ना आ पाए। ठीक है,
तो यही देखने के लिए हमने उसको एक अच्छे सा कॉन बना दिया और अब यही पेपर के अंदर, यही कागज के अंदर हम लिक्विड नाइट्रोजन डालने वाले हैं। ठीक, हमने सुनिश्चित कर लिया है कि कहीं से भी लिक्विड नाइट्रोजन अगर कागज के अंदर डाले तो वो कहीं से बाहर से गिरे नहीं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बहुत ही सावधानी पूर्वक लिक्विड नाइट्रोजन हम इसमें डाल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ी हमें दिक्कत होगी क्योंकि हमने कागज सफेद लिया हुआ है तो लिक्विड नाइट्रोजन नहीं दिख रहा है, पर यहाँ पर अगर हम गौर से देखिए तो कुछ तो प्रवाही यहाँ पर गिर रहा है और वो बहुत तेजी में गिर रहा है। पर इतनी तेजी से अगर गिरता तो लिक्विड नाइट्रोजन यहाँ पर अंदर तो खत्म हो जाना चाहिए था, पर ये अंदर देखा जाए ना तो अंदर अभी भी नाइट्रोजन के स्तर में इतनी कमी नहीं हुई जितना कि प्रवाही यहाँ से बह रहा है। ठीक है, एक और बार हम देखेंगे कि यहाँ से इतना ज्यादा प्रवाही कुछ तो गिर रहा है, पर अगर हम ऊपर जाकर देखें तो नाइट्रोजन अभी भी अंदर है। तो ये नाइट्रोजन तो कौन से लीक नहीं हो रहा है, वो तो बाहर नहीं आ रहा है। जो भी नाइट्रोजन उड़ रहा है वो सतह से उड़ रहा है, नीचे से तो कुछ नाइट्रोजन बह नहीं रहा है। तो ये प्रवाही है क्या, इसको एक और बार हम थोड़ा दूसरे कलर का, दूसरे रंग का कागज में भी देख सके, जिससे हम सुनिश्चित कर पा रहे हैं कि नाइट्रोजन यहाँ से नीचे से गिर नहीं रहा है। तो ये काले इसके अंदर भी हम देख रहे हैं कि नाइट्रोजन का स्तर नीचे ही नहीं जा रहा है जितनी जल्दी से यहाँ से कोई प्रवाही गिर रहा है। ठीक है, हालांकि आसपास ये कोन के कागज के आसपास हल्का सा बर्फ जम रहा है। तो हम जैसे बताए कि अलग अलग वायु का, तो जानते ही इसमें हो क्या रहा है, देखिए कितना नाइट्रोजन भरा पड़ा है। तो यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि जब हमने कागज के अंदर नाइट्रोजन डाला तो उसके आसपास की हवा का तापमान भी कम हो रहा है। ठीक है, और वातावरण की जो भी अलग अलग वायु है, हवा का प्रवाहीकरण, द्रवीकरण होता है कुछ 100 केल्विन के आसपास, उसके बाद हम ऑक्सीजन का कुछ 90 केल्विन के आसपास प्रवाहीकरण होता है, और वातावरण में कुछ नमी भी होती है। तो ये सारी जो अलग अलग गैसेस है वो नाइट्रोजन के संपर्क में आते ही उनका तापमान कम हो रहा है आसपास की गैसेस का, और वो तुरंत ही द्रव अवस्था में पहुंच जा रही है। तो नाइट्रोजन खुद लीक होकर उस प्रवाहीकरण नहीं हो रहा है, पर आसपास में जो नमी है, ऑक्सीजन है, या फिर दूसरे जो वायुओं का मिश्रण है जो 100 केल्विन के आसपास द्रव अवस्था में मौजूद होते हैं, वो सारे उसके संपर्क में आकर प्रवाहीकरण होकर नीचे बह रहे हैं। तो ये भी एक फन एक्सपेरिमेंट हम इसको बोलते हैं कि हम देखते हैं कि सीधा हम कितना जल्दी, कितनी तीव्रता में, कुछ ही सेकंड्स में हम प्रवाहीकरण कर पा रहे हैं वातावरण की हवा का। ठीक है, तो अंत में हम यहाँ पर देखिए कुछ सुपर कंडक्टर मटेरियल का एग्जांपल हम देखिए कि हम उसको कैसे उपयोग में ला सकते हैं। हमने कुछ लिक्विड नाइट्रोजन के प्रयोगों को देखा और अंत में वो एक और पदार्थों के बारे में मैं बताना चाहूंगी जिसको भी हमने कम तापमान पर उसका अध्ययन करके आज के समय में हम उसको बहुत ही अलग अलग उपकरणों में इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ऐसे पदार्थों में से एक है शेप मेमोरी अलॉयज। तो शेप मेमोरी अगर हम हिंदी में उसको ट्रांसलेट करें तो उसको हम बोलेंगे आकार स्मृति प्रभाव, पर सामान्य तरीके से ये शेप मेमोरी इफेक्ट के तौर पर ही जाना जाता है। तो उसका नाम जैसे बता रहे हैं, तो सामान्य है कि शेप मतलब पदार्थ, उसका आकार, मेमोरी मतलब मेमोराइज कर सकता है, पदार्थ अपना आकार एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर याद रख सकता है। ठीक है, तो ज्यादा बताने से पहले हम इसका डेमो देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो पेपर क्लिप है वो कोई सामान्य पदार्थ की नहीं बनी हुई है, पर शेप मेमोरी अलॉय की बनी हुई है, और हमने उस पेपर क्लिप को लिया और उसको पूरा तोड़ मरोड़ कर उसका आकार बिल्कुल बदल दिया पेपर क्लिप से। उसी तरीके से हम यहाँ पर एक स्प्रिंग भी ले रहे हैं और उसका आकार भी हम बदल दे रहे हैं। अब हम यहाँ पर इसको तापमान थोड़ा बढ़ाएंगे, सामान्य कक्ष के तापमान से उसका तापमान थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं। ठीक है, और इसके लिए हमने एक छोटा सा हीटर लिया है और इसका हम तापमान बढ़ा रहे हैं। अब देखिए हीटर गर्म हो गया है, ये कोयल जल गई है उसकी, और जैसे ही हमने वो डैमेज तोड़ी मरोड़ी पेपर क्लिप को इसके ऊपर रखा, वो अपने आप ही बिना कुछ किए अपने ओरिजिनल पहले के आकार में आ गई है।
और यही चीज हम स्प्रिंग के साथ भी होते हुए देख रहे हैं कि हमने उसको कुछ अलग से दबाव नहीं डाला है, कुछ ऊर्जा नहीं दी है, सिर्फ गर्म करा है और अपने आप ही हो जा रहा है। अब अगर हम देखें तो हमने क्या करा है, गर्म पानी लिया है। हीटर की जगह हम जैसे ही गर्म पानी में वो डाल रहे हैं, वो वापस अपने मूलभूत आकार में वापस आ रहा है, और वो भी तुरंत कुछ किए बिना। तो ये भी एक तरीके के मैजिक मटेरियल माने जाते हैं कि कुछ भी किए बिना ये पदार्थ अपने आकार को याद रख सकते हैं। तो इस पदार्थों का भी अपना बहुत ही बड़ा फायदा होता है। आप स्पेस या अवकाशयान में, जहाँ पर हमें जगह की बहुत कमी होती है और बड़े-बड़े स्पेस शटल की भेजने होते हैं, तो कुछ-कुछ चीजें हम ऐसे ये मटेरियल्स की बनाकर रखते हैं जिसको फोल्ड कर लो आप और उसको एक नियत तापमान दो, तो वो अपने वापस अपने मूल आकार में वापस आ जाएगी। और इस तरीके के पदार्थों का और भी उपयोग होता है मेडिकल सर्जरी में भी, जहाँ पर अंदर जाकर ये पदार्थ अपने आप ही वो खुल जाते हैं और हम उसको उपयोग में कर सकते हैं। ऐसे तो बहुत ही सारे उपयोग अलग-अलग तरीके के पदार्थों की यहाँ पर होते हैं। तो यही इस व्याख्यान में मैंने प्रयत्न करा है कि मैं थोड़ी-सी झलक दे सकूँ आप लोगों को कम तापमान की दुनिया की, और थोड़ा आपको बता सकूँ कि कम तापमान की दुनिया में हम किस तरीके के प्रयोग करते हैं, किस तरीके के पदार्थों का अवलोकन करते हैं और कैसे ये पदार्थ हमारे आज के जीवन को बदलने में, तकनीकी रूप से और आधुनिक रूप से बदलने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। तो आई होप कि ये आप सबको ये नॉलेज या ये ज्ञान आगे जाकर आपको और भी इस विद्या शाखा में जानकारी प्राप्त करने के लिए उत्साहित कर सकेगा। ठीक है, तो इसी के साथ मैं अपना ये टॉक पूर्ण करती हूँ एंड थैंक यू एवरीवन। तो यहाँ पर जो मैंने इंटरनेट से क्रेडिट और कुछ वीडियोस और पिक्चर्स लिए हैं, उनका क्रेडिट और सोर्सेस का मैं उन सबको भी थैंक्स कर रही हूँ और उनको क्रेडिट कर रही हूँ। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर मेघा। थैंक यू रति। तो नमस्कार, मैं रति शर्मा हूँ, आईसेट भोपाल के केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर मेघा वगाडिया को हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने संस्थान के लिए कुछ समय निकाला और इस बहुत ही रोचक विषय कम तापमान की अद्भुत दुनिया से हमें परिचित कराया। वह अपने क्षेत्र में बहुत वरिष्ठ और जानकार हैं और फिलहाल अभी डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स आईसेट भोपाल में इंस्पायर फैकल्टी हैं। अपने आप में एक बहुत ही आज हमारे साथ उनकी उपस्थिति अपने आप में बहुत ही सम्मानजनक बात है। महोदया, आपने हमारे साथ जुड़ने और अपने विशाल ज्ञान को हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए मैं आपको तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ। और मुझे सच में विश्वास है कि जो छात्र, शिक्षक और अन्य लोग जो भी इसे सुन रहे होंगे वो बहुत कुछ ही सीख कर जाएंगे इससे। मैं उन सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस वेबिनार को देख रहे हैं, क्योंकि दर्शकों के बिना कोई भी कार्यक्रम अधूरा है। मैं शिक्षा और साक्षरत विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने छात्रों के बीच विज्ञान और संबंधित विषयों के बारे में जागरूकता और ज्ञान फैलाने के लिए राष्ट्रीय आविष्कार अभियान का कार्यक्रम शुरू किया। मैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल, मध्य प्रदेश सरकार को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ जो इस कार्यक्रम का संचालन निकाय है, और कार्यक्रम के समन्वयक डॉक्टर त्रिपाठी को विशेष धन्यवाद देती हूँ जो कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं। इस सेमेस्टर का यह आखिरी सेमिनार था और इन 4 महीनों में जितने भी सेमिनार्स हुए हैं उनकी सफलता के लिए डॉक्टर त्रिपाठी और राज्य शिक्षा केंद्र के प्रति आभारी हूँ। अंत में मैं सेंटर फॉर साइंस एंड सोसाइटी आईसेट भोपाल और स्पेसिफिकली सोशल आउटरीच कमेटी को भी अपना हार्दिक धन्यवाद देना चाहती हूँ क्योंकि उनके प्रयासों के बिना आज का वेबिनार और पिछले 4 महीनों के में जितने भी वेबिनार हुए हैं उन सब में सफलता नहीं मिलती हमें। और इस सेमेस्टर का ये आखिरी वेबिनार है, तो हम फिर अगले साल
नए वर्ष में एक नए टॉपिक के साथ, नए विषय के साथ हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू मेघा। Thank you, ma'am.